सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सब वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 2। अच्छा, क्या देखेंगे? लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ये CSET का एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। देखो, ज़िंदगी में ना ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर ये जो लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, ये सारा टॉपिक्स कभी ना कभी आपको लाइफ में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐसा चैप्टर है जो आपके लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर आपसे मैं इन जनरल क्वेश्चन पूछूं कि भैया बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि भैया बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी भाई बताओ। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे? हाँ जी, क्या कहोगे? कहेंगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि भैया मैंने किसी दूसरे इंसान के साथ अग्रीमेंट किया, मैंने किसी दूसरे इंसान के साथ अग्रीमेंट किया, उसको हम लोग सर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा सर, वो हम दोनों को मानना होगा। ठीक है, दोनों पार्टीज़ को मानना होगा। तो ये नॉर्मली अपने को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार से होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसी प्रकार से नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने में हम लोग अगर मुंह से बात बोल दें वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नीड नॉट कि आपको लिखित ही होना पड़ेगा वो सारा चीज़। मुंह से अगर मैं फ़ोन पे भी अगर आपको बताऊं तो वो भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। समझ में आ रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, सिर्फ CSET में नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको CS एग्जीक्यूटिव में भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा डीपली वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहीं पे देखेंगे कि यहाँ पर ऑथर जो है वो क्या कहना चाहता है। बहुत सिंपल बताए, पूछे कि व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल चीज़, अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। याद रखना, अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। ये जब तुम एग्जामिनेशन में लिखोगे कि अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, तो याद रखना ये लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ऐसा अगर आपने अग्रीमेंट कर लिया जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो हम लोग कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट मान ले, बताओ? है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग तभी मानेंगे अगर वो लीगल है। तो अगर वो लीगल है तब जाके हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट, इसका मतलब ये होता है कि आपको जब एग्जामिनेशन में लिखना है वो लीगल वाला वर्ड बहुत अच्छे से लिखना होगा। अच्छा, CSET में तो MCQ है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव। तो याद रखना ये चीज़, बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें उससे भी ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। 2 या फिर उससे ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट क्रिएट्स ऑब्लिगेशन फॉर ईच अदर। ऑब्लिगेशन फॉर ईच अदर मतलब ड्यूटी क्रिएट करना। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अग्रीमेंट करेंगे तो जाके ड्यूटी क्रिएट होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ड्यूटी क्रिएट होता है। अच्छा, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी का मतलब यही होता है कि भैया आपको करना है वो चीज़, आप ऑब्लाइज्ड हो कि आपको ये चीज़ करना ही है। तो ऑब्लिगेशन का मतलब समझ में आ चुका सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है? दिस लॉ सेट्स आउट द जनरल रूल फॉर फॉर्मिंग एंड एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मिंग एंड एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लॉ मेकर्स लॉ लिखे ही नहीं होते तो क्या होता? अगर लॉ लिखा ही नहीं होता तो क्या होता? वैसे इतना अपने को पता है कि भैया ये नियम होना चाहिए, वो नियम होना चाहिए, लेकिन जब तक वो लिखित में ना हो तब तक उसको तुम एनफोर्स नहीं करवा सकते। तब तक उसको तुम एनफोर्स नहीं करवा सकते। जैसे कोई ढीठ लोग होते हैं ना, कहते कहाँ लिखा है दिखाओ, ये रूल है, कहाँ लिखा है दिखाओ। तो ये क्यों कहा जाता है कि कहाँ लिखा है दिखाओ? क्योंकि जब तक कि ना वो लिखित में हो जाए तब तक वो एनफोर्स नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसलिए एक जनरल रूल है जो हम लोगों ने बनाया है इन्फोर्स करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। इट कवर्स एस्पेक्ट्स लाइक ऑफर्स, अग्रीमेंट, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स, जैसे कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कब ब्रीच हो जाता है, कब टूट जाता है, कब वो इनवैलिड हो जाता है, वो हम लोग देखेंगे ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी।
तो ये हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने वाले। इम्पॉर्टेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज़ एसेंशियल फॉर बिजनेस एंड कॉमर्स बट ऑल्सो इम्पैक्ट्स एवरीवन इन डेली लाइफ। इसलिए मैंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ये आपको डे टू डे लाइफ में पूरा जो है ये लागू हो जाएगा आपके डे टू डे लाइफ में। जैसे आप बड़े होगे धीरे धीरे वैसे वैसे आपका काम बढ़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा भैया कॉन्ट्रैक्ट तो हर कदम पे कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, स्कोप ऑफ द एक्ट फोकसेस ऑन जनरल प्रिंसिपल्स नॉट ऑल स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स। मतलब जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रूल्स है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेपरेट लॉ हैंडल स्पेसिफिक एरियाज लाइक पार्टनरशिप, सेल्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इसका मतलब ये होता है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट में ना, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताया कि पार्टनरशिप, सेल्स, इंश्योरेंस, इनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स देखने वाले जो कि जनरली लागू होगा। ये स्पेसिफिक हम लोग पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं देखने वाले, स्पेसिफिक हम लोग सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं देखने वाले, हम लोग इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन 171 से लेकर 175 एंड देन सेक्शन 124 से लेकर 238। अच्छा, सेक्शन 1 से लेकर 75 जनरल प्रिंसिपल्स गवर्न करता है एंड सेक्शन 124 से लेकर 238 जो है वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि गारंटी एंड एजेंसी जो है उससे रिलेटेड डील करता है। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हम लोग और ब्रॉड तरीके से यहाँ पर देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुली देखेंगे। देखो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज़ डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन 2H एज एन, क्या है कॉन्ट्रैक्ट? एज एन अग्रीमेंट। याद रखना हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का अग्रीमेंट होता है। इन्फोर्स कौन करता है? लॉ। ठीक है, द डेफिनेशन इंडिकेट्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ आपके बात को लेकर तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? जैसे कि आपने मुझको कहा कि सैम एक बात बताओ, तुम क्या मुझको अंगूर दे सकते हो 200 रुपये किलो? मैंने कहा देख भाई, मेरे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मैं टाइम पास के लिए मैं घर पे जो है वो करता हूँ। ठीक है, मैं अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। तो ये जो ग्रेप्स तो देख रहा है ना, ये ग्रेप्स 500 रुपीज़ पर किलोग्राम होगा, ना कि 200 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो मेरा सामने वाला बंदा कहता है अच्छा ऐसा बात है क्या, चल छोड़ देते हैं। तो उसने अग्री किया क्या? नहीं। मैंने अग्री किया क्या? नहीं। तो अगर हम दोनों ने अग्री नहीं किया तो कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आएगा? अग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा? उसी जगह पे अगर उसने कहा कि सैम क्या मैं 200 रुपीज़ पर किलो ग्रेप्स जो है तुमसे ले सकता हूँ, उसी जगह पे अगर मैं आपसे कहूँ कि चल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 200 रुपीज़ पर किलोग्राम मैं देता हूँ मेरा ऑर्गेनिक ग्रेप्स, मैं एग्री कर रहा हूँ, सामने वाला बंदा भी अग्री कर रहा है लेने के लिए, तो यहाँ पर अग्रीमेंट हुआ ना। तो जो मुंह से मैंने बात किया ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो अग्रीमेंट होना बहुत एसेंशियल है। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट। सेकेंडली, सच एन अग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा उल्टा सीधा अग्रीमेंट नहीं हो सकता है, जैसे कि पकड़ लो, मैं फिर से, ठीक है, मेरा फ्रेंड मेरे को आके कहता है सैम सुनना, मैंने बोला बोला कि सुनना, मैं ना एक बच्चे को चोरी करने जा रहा हूँ, मतलब चाइल्ड किडनैपिंग करने जा रहा हूँ, क्या तू चल सकता है मेरे साथ? हाँ जी। मैंने कहा हाँ चलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझको कितना पैसा मिलेगा? बोले कि बच्चे को बेच बाच के जितना पैसा मिलता है 40% तेरा। मैंने कहा चल निकलते हैं, फिर कुछ तूफानी करते चल। तो ये जो मैंने अग्री किया ये एक प्रकार का अग्रीमेंट है। उसने जो मुझको बोला कि हाँ 40% मैं तेरे को दूंगा, ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। बट क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं वो भी तो हम लोग देखेंगे। क्या वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब लॉ मानता है कि नहीं इस बात को? लॉ अलाउ करेगा चाइल्ड किडनैपिंग? नहीं सर, अलाउड तो नहीं है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने किया वो अलाउड ही नहीं है लॉ में, वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है लॉ में, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या समझ में आ रहा है? और अलग से जेल में जाके पिटाई तो हम दोनों का मतलब होगा ही, है ना।
टू बी इन्फोर्सेबल। तो हम लोग मोटा मोटा क्या सीखे, एन एग्रीमेंट मस्ट बी कपल्ड विथ एन ऑब्लिगेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, दैट इज एन अग्रीमेंट एंड एन ऑब्लिगेशन, कि हाँ वो हो पाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ऑब्लिगेशन क्या है कि भैया हाँ काम करेंगे, काम करेंगे, है ना। मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट पे हाँ किया कि भैया मैं तेरे को 200 रुपये का ग्रेप्स दूंगा, ऑर्गेनिक ग्रेप, तो क्या मैं हाँ कह रहा हूँ, क्या मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, क्या मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मैं तुमको दूंगा ये ग्रेप्स, क्या मेरे ऊपर ये ड्यूटी है कि नहीं। हाँ, और तुम्हारे ऊपर ड्यूटी क्या है, तुम मुझको 200 रुपये दोगे, ठीक है। तो एक प्रकार का ऑब्लिगेशन है, अग्रीमेंट होना चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और ऑल्सो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ये तीन चीज़ बहुत ध्यान से दिमाग में रखना है, ठीक है। ए अग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, और ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है बस। क्या ध्यान रख पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नहीं सर ये तो बवाल लग रहा है, हाँ ये बवाल ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अग्रीमेंट के ऊपर, क्योंकि भैया कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अग्रीमेंट करना, अग्री होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखेंगे हम लोग, अग्रीमेंट। देखो, अन अग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर अग्री हो रहे हैं हम तब जाके कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होता है। As per Section 2E of the Indian Contract Act, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. तो क्या हम लोग सीखे कि भैया प्रॉमिस होना होगा, कॉन्सिडरेशन होना होगा, तब जाके अग्रीमेंट होता है, तब जाके अग्रीमेंट होगा। कॉन्सिडरेशन जो है ना, कॉन्सिडरेशन वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। समझ में आ रहा है, कॉन्सिडरेशन, गॉट इट। अच्छा, प्रॉमिस ज़रूरी है एग्रीमेंट का, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरे को 200 रुपये का ग्रेप्स दूंगा पूरा पूरा, ठीक है। प्रॉमिस, कॉन्सिडरेशन, तू मेरे को पैसा पेमेंट कर रहा है, वो क्या है, वो एक कॉन्सिडरेशन है। An agreement therefore comes into existence when one party makes a proposal of offer to the other party and that other party signifies his assent thereto. In a nutshell, an agreement is the sum total of the offer and acceptance. तो obviously agreement क्या है, offer and acceptance. कोई बंदा मेरे को ऑफ़र करेगा तब ना जाके मैं एक्सेप्ट करूँगा, है ना। तो अगर कोई ऑफ़र कर रहा है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, वो हो जाएगा अग्रीमेंट, और अगर वो अग्रीमेंट हो गया तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। समझे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए ऑरली अग्रीड। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑरली है, क्या है बताओ, ऑरली है, मतलब नीड नॉट नेसेसरी कि रिटर्न होना चाहिए। अग्रीड 50 kg राइस ऑफ सर्टेन ब्रांड एंड क्वांटिटी टू मिस्टर बी एंड टू रिसीव पेमेंट अगेंस्ट इट, इट इज़ एन अग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन मार्क है ना, कि ए ने बोला कि बी को मैं 50 kg का राइस बेचूंगा टू एंड उसके बदले में पेमेंट रिसीव करूंगा ऑरली, ठीक है। क्या वो एक अग्रीमेंट है, हाँ हाँ जी, इट इज़ एन अग्रीमेंट। समझ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अग्रीमेंट जो है प्लूरलिटीज ऑफ पर्सन एंड कंसेंसस ऑफ इडियम एड इडियम। इसका मतलब क्या होता है, प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स का मतलब होता है देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन, सिंगुलर नहीं हो सकता। सिंगल बंदा कौन एग्री करेगा, क्या सिंगल है तो वो किसके साथ एग्री कर रहा है, खुद के साथ, अपने आप के साथ नहीं। तो यहाँ पे प्लूरल होना होगा, 2 इंसान या फिर 2 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये अगर हो जाए तब जाके अग्रीमेंट हो सकता है। बिकॉज 1 पर्सन कैनॉट एंटर इनटू अग्रीमेंट विथ हिमसेल्फ। एक बंदा अपने आप के साथ अग्रीमेंट थोड़ी ना कर सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है। फिर देखो, द मीटिंग ऑफ द माइंड्स इज कॉल्ड कॉन्शियस एड इडियम। इसका मतलब ये होता है कि बोथ पार्टीज अग्री कर रहे हैं, मस्ट अग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट इन द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम। एक समय पे एक ही सेंस में
दोनों पार्टी जब एग्री करेंगे कि हाँ मैं बेचूंगा ग्रेप्स एंड हाँ मैं खरीदूंगा ग्रेप्स, तब जाके उसको कहा जाता है कि हाँ अग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है? अग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद देखो ऑब्लिगेशन के बारे में सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के बारे में सीखेंगे। अच्छा, ऑब्लिगेशन में क्या बताए? ऑब्लिगेशन में क्या बताए? ऑब्लिगेशन देखो ये सिंपल चीज़ है। ऑब्लिगेशन मतलब तुम्हारे ऊपर ड्यूटी लगना। लिख लो फटाफट यहाँ पे। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, भूल नहीं जाना, ठीक है, भूल नहीं जाना। चलो, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, अ लीगल ड्यूटी। क्या ड्यूटी? लीगल ड्यूटी टू फुलफिल अ प्रॉमिस, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया, क्योंकि तुमने अग्री किया तो वो एक प्रॉमिस है। और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्शन एज अग्रीड अपॉन। ठीक है, देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बहुत अच्छे से समझना है आपको। अ लीगल ड्यूटी टू फुलफिल अ प्रॉमिस और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्शन। रिफ्रेन का मतलब अपने आप को रोकना, फ्रॉम एन एक्शन, ठीक है, स्टॉप, स्टॉप फ्रॉम एन एक्शन, फ्रॉम एन एक्शन। मतलब सर, क्या हम लोग, क्या सर आप ये कह रहे हो सर कि ड्यूटी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो कोई काम करना या तो नहीं करना। अ लीगल ड्यूटी टू फुलफिल अ प्रॉमिस, करना मतलब फुलफिल मतलब करना अ प्रॉमिस, और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्शन इज अग्रीड अपॉन। इसका मतलब होता है ये जो अग्रीमेंट है ना, ये अग्रीमेंट जो है ना, ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो करना, टू डू, ना करना, नॉट टू डू। टू डू का तो परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। टू डू का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो ग्रेप्स। 200 रुपीज़ में मैंने एग्री किया सेल करने के लिए, तो मैं उसको क्या दूंगा, करूंगा क्या, दूंगा उसको, क्या दूंगा? ग्रेप्स। तो सर ना करना, उसका एक एग्जाम्पल बता दो। सिंपल चीज़ है भाई मेरे, सिंपल चीज़। देखो वही सेम बंदा आया मेरे पास, ठीक है, वही सेम बंदा आया मेरे पास आके कह रहा है कि सुनना, देखो अगर मैं ये सेम ग्रेप्स का एग्जांपल दूँ ना, आप सोचो कि सर सिर्फ सिर्फ फ्रूट्स में अटके हुए हैं, कोई दूसरा एग्जांपल नहीं देते, तो दूसरा एग्जांपल, नया एग्जांपल देते, क्रिएटिव एग्जांपल देते। सुनो, ना करने का अग्रीमेंट ऐसा हो सकता है कि सुनो, मेरे पास एक घर है, ठीक है, और ये मेरा बाउंड्री घर का, और ये मेरा नेबर का घर। नेबर का घर जो है ना, मेरी बाउंड्री के पास ही, नेबर के घर के सामने एक बड़ा सा ट्री है, और ट्री सनलाइट जो है ना वो ज़्यादा आता है मेरे साइड पे। तो ट्री जो है ना धीरे धीरे मेरे घर के तरफ जो है वो आने लगा, वो ग्रो होने लगा। और कम से कम 60%, ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे, कम से कम 60% ऑफ द ट्री जो है ना, ये जो वाला है, ये देखो ना, इसको अगर मैं आधा करूँ, 60% जो है ट्री मेरे साइड में है, मेरे घर के साइड में है। मैंने इस बंदे को कहा, मैंने अपने नेबर को कहा कि भैया मैं तेरा ट्री कट करने वाला हूँ। तो नेबर ने कहा सुनना सैम, ये मैंगो ट्री है यार, समर में इतना अच्छा मैंगो देता है, तेरे को भी मैंगो खाने को मिलता है, मेरे को भी मैंगो खाने को मिलता है, क्यों कट कर रहा है? क्योंकि 60% एरिया अगर कट कर देगा तो ये ट्री मर जाएगा। तो मैंने कहा देख मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बाज़ार से मैंगो ख़रीद लूँगा। मेरे घर पे जो है ना रोज़ आम के पत्ते गिरते हैं, और मेरे को रोज़ साफ़ करना होता है, बहुत बहुत दिक्कत होता है, और मेरे घर पे मेड वगैरह नहीं है, तो मेरे को ही साफ़ करना पड़ता है सब कुछ, तो मेरे को बहुत दिक्कत होता है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए मेरे को काटना पड़ेगा ये ट्री, क्योंकि मेरी साइड में तो आ रहा है, मैं अपना साइड काट रहा हूँ, तू अपना देख ले। तो मेरा नेबर कहता है कि भैया सर तुम अगर अपना साइड काट लोगे ना, ये मर जाएगा, 60% एरिया तेरी साइड में है। तो मेरे नेबर ने क्या कहा, बोला कि सुन तू एक मेड रख ले, मैं पैसा देता हूँ महीने का 600 रुपये। सर 600 रुपये में मेड मिल जाता है क्या? पकड़ लो, मैं फुलेरा के गांव में रहता हूँ, पकड़ लो, ठीक है, तो वहाँ पे तो मिल ही सकता है। तो 600 रुपये जो है मैं दूंगा, तो तू कट मत करना ट्री को।
तो मैंने क्या किया, अग्री किया। क्या किया, अग्री किया। क्या करने के लिए अग्री किया सर? मैंने अग्री किया कि मैं ट्री को आई विल नॉट कट द ट्री। तो मैं कोई एक्शन था जो करने वाला था, वो एक्शन मैं अब नहीं करने वाला। क्या ये समझ में आ रहा है? मैं वो एक्शन अभी नहीं करने वाला। तो क्या ना करना समझ में आ रहा है? नॉट टू डू। नॉट टू डू का पूरा एग्जाम्पल समझ में आया, दिल और दिमाग में बैठा है कि नहीं, छपा कि नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट बच्चे हो। आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये समझ में अच्छा, एक प्रकार का क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। दिस अराइजेस फ्रॉम अ बार्गेन वेयर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड द प्रॉमिसर हु मेक्स द प्रॉमिस एंड द प्रॉमिसी हु रिसीव्स द प्रॉमिस। ये तो पता है कि सर ऑब्लाइज तभी होंगे ना, ऑब्लिगेशन तभी आएगा ना जब मैं अग्री करूँगा, जब मैं क्या कहते हैं इसको, बोलूँगा कि हाँ मैं अग्री करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नहीं कट करूँगा तेरा ट्री। ठीक है, तो जो प्रॉमिस करता है, ठीक है, जो प्रॉमिस करता है, हु मेक्स द प्रॉमिस, उसको कहा जाता है प्रॉमिसर। एंड द प्रॉमिसी हु रिसीव्स द प्रॉमिस, जिसको प्रॉमिस किया जाता है वो है प्रॉमिसी। तो मैं प्रॉमिसर मेरे नेबर को प्रॉमिस कर रहा हूँ। मेरा नेबर कौन है? प्रॉमिसी। मैं नेबर को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भाई मैं तेरे ट्री को कट नहीं करूँगा। एक प्रकार का क्या ऑब्लिगेशन है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। Section 2B of the Indian Contract Act explains that proposal become a promise when the other party accepts it. Other party ने accept किया मेरा proposal, तो वो बन जाएगा क्या? Promise। ठीक है, बन जाएगा promise। मैंने accept किया मतलब मैंने promise किया। ऐसा थोड़ी बात बोलना है कि हाँ मैं promise करता हूँ मैं तेरा ट्री नहीं काटूंगा, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने accept किया मतलब ये promise ही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इन एसेंस का मतलब होता है ना एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, मतलब ये एक क्रक्स है। एन एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, ऑब्वियसली मैं उसको प्रॉमिस करूँगा कि मैं कट नहीं करूँगा और वो मेरे को प्रॉमिस करेगा कि वो 600 रुपये देगा। बिटवीन टू और मोर पार्टीज क्रिएटिंग ए लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशंस, मेरे ऊपर लीगल और उसके ऊपर लीगल एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ये तो क्राइम वाला काम नहीं है ना, वो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू एक्ट और रिफ्रेन, या तो करना जैसे कि ग्रेप्स बेचना, या तो रिफ्रेन करना। रिफ्रेन का मतलब होता है नहीं करना। फ्रॉम एक्टिंग इन ए स्पेसिफिक वे। क्या ये समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर हो चुका है सर, ये पूरा फंडा ऑब्लिगेशन क्लियर सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउट है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। नेक्स्ट करेंगे राइट एंड ऑब्लिगेशंस फिर से। वेयर पार्टीज हैव मेड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दे हैव क्रिएटेड राइट एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन देमसेल्फ। कि मेरा राइट है कि मैं 600 रुपीज़ मेरे नेबर से रिसीव करूँगा, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं उसका ट्री कट नहीं करूँगा, सो दैट मैं घर पे मेड रख पाऊँ। द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर कोरिलेटिव। ठीक है ना, मेरे पास राइट इसलिए है क्योंकि मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, मेरे पास राइट इसलिए है क्योंकि मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मैं ट्री कट नहीं करूँगा। एग्जाम्पल, ए अग्रीज विद बी टू सेल हिज कार फॉर 10 लाख रुपीज़ टू हिम। इन दिस एग्जाम्पल द फॉलोइंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैव बीन क्रिएटेड। देखो, ए ने बी को कहा कि बी मैं तेरे को सेल कर दूंगा मेरा कार, कितने रुपए में? 10 लाख। ए सेल करेगा बी को, तो बी पैसा देगा ए को। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे राइट एंड ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट होता है? ए के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है कि वो डिलीवर करेगा कार बी को, और बी के ऊपर राइट होता है कि वो कार रिसीव करेगा। उसी प्रकार से बी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो पेमेंट करेगा 10 लाख का, ए के ऊपर राइट है कि वो रिसीव करेगा 10 लाख रुपीज़। को रिलेटिव राइट मतलब रिलेट कर रहा है ना एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत इजी है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिंदगी आसान। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अग्रीमेंट विथ विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो कौन से अग्रीमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? पहला टॉपिक जो देखेंगे हम लोग वो है
अग्रीमेंट्स विदाउट लीगल फोर्स, ठीक है, विदाउट लीगल फोर्स, अग्रीमेंट विदाउट लीगल फोर्स देखेंगे हम लोग, देखो अच्छे से। अग्रीमेंट्स लैकिंग द कंसेप्ट ऑफ बार्गेन एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। दो प्रकार के कैटेगरीज है, देखो, जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन ही क्रिएट नहीं होता, जहाँ पे बार्गेन ही नहीं है, मतलब आप बात ही नहीं कर रहे हो इसको लेकर, वहाँ पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, वो अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। देखो, सोशल अग्रीमेंट्स, agreements concerning social matters like going to a cinema or for a walk together do not create a legal duty to follow through। मैंने अपने गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया कि मैं सिनेमा लेकर जाऊंगा तुमको, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बेटा, ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया ना तो मर जाएंगे। तो ये सोशल अग्रीमेंट्स है, सोशल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। या तो मैं वॉक पे लेकर, मैंने अपने वीरू को, वीरू मेरा डॉगी का नाम है, उसको प्रॉमिस किया मैं इवनिंग को वॉक पे लेकर जाऊंगा उसको, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया तो वीरू मेरे को काट खाएगा, क्योंकि मैंने तो नहीं जाना है इवनिंग को, मैंने तो आलस करना है घर पे बैठ के। तो सिमिलरली अ ब्रोकन प्रॉमिस टू टेक समवन फॉर डिनर वुडंट रिजल्ट इन लीगल पेनल्टीज। तो अगर मैं तुमको प्रॉमिस कर दूँ डिनर पे लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं लेकर जा पाया ड्यू टू वर्क, तो वो लीगली वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, वो लीगल पेनल्टीज नहीं होने वाला। हॉस्पिटलिटी कैन नॉट बी ऑफर्ड एंड एक्सेप्टेड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ लीगल इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट देखेंगे डोमेस्टिक अग्रीमेंट, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, बहुत फेमस केस लॉ है, एग्जामिनेशन में आएगा क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना, ईईटी में नहीं आया तो एग्जीक्यूटिव में ज़रूर आएगा। Serves as an example, a husband working in Ceylon promised his wife living in England a housekeeping allowance in writing। Husband promise करता है allowance, किसको? वाइफ को। वाइफ कहाँ रहती है? इंग्लैंड। वाइफ कहाँ रहती? इंग्लैंड। हाउस कीपिंग अलाउंस, और वो क्या करती है काम? हाउस कीपर है, मतलब घर संभालती है, घर गृहस्थी संभालती है, इंग्लैंड। इन राइटिंग, तो उसने लिखित भेजा इसको, इन राइटिंग भेजा इसको। हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गया है ना, आउट ऑफ कंट्री गया काम के लिए। ही लेटर स्टॉप्ड दी अलाउंस, बाद में 1-2 साल बाद वो बंद कर दिया अलाउंस भेजना, अलाउंस बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। अपॉन लर्निंग ऑफ हर अलीज्ड इनफिडिलिटी, इनफिडिलिटी का मतलब होता है चीटिंग करना, ठीक है। इनफिडिलिटी का मतलब होता है चीटिंग करना, किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाना सिवाय तुम्हारे पति के, मतलब तुमने शादी कर लिया और फिर तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह कर रही हो। वो जान पाया हस्बैंड, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री रहता था, तो वो बंद कर दिया अलाउंस भेजना। The court ruled in favor, stating it was a domestic agreement with no intention to form a legal contract. Therefore, a binding contract did not exist. तो कोर्ट ने कहा कि ये अफेयर वगैरह तो छोड़ो, इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये तुम लोग का पर्सनल मैटर है। अब जो मैटर, सीरियस मैटर है वो पैसे का, कि तुमको पैसा भेजना है कि नहीं तुम्हारे वाइफ को। तो कोर्ट ने कहा भैया ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। तो इस प्रकार का अगर डोमेस्टिक अग्रीमेंट है तो आप जो है पैसा भेजना रोक सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो इन्फोर्सेबल नहीं है बाय लॉ। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, मैंने अपने वाइफ को कहा कि तुमको चश्मा खरीद के दूंगा, नहीं दिया। रेबैन के सनग्लासेस बर्थडे पे नहीं दिया, तो अगर नहीं दिया तो क्या कोर्ट में जाकर केस करेगी मेरे ऊपर? नहीं हो सकता। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर बहुत 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 ज़्यादा फेमस केस है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 consequences follows from the above discussion. To constitute a contract, parties must intend to create legal relationship. The law of contract is law of those agreements which create obligations and those obligations have their source in agreement.
Agreement is the genus of which contract is a species and therefore all contracts are agreements but not all agreements are contract. इसका मतलब ये होता है, देखो जीनस एंड स्पीसीज समझो क्या है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट एक ब्रॉडर टर्म होता है. देखो ऑल अग्रीमेंट नॉट इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू अग्रीमेंट. इस सिंपल मीनिंग से तुमको समझ में आ जाएगा. हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. जैसे सर एग्जांपल बताओ, मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया रेबन के सनग्लासेस, अग्री किया ना, मैंने प्रॉमिस किया ना खरीद के दूंगा, नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, डोमेस्टिक है ना. लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है. भैया अग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? समझ में आ रहा है? ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट. ये क्यों ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट इसलिए होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो तभी होता है जब अग्रीमेंट होता है. समझे बाबू मोशाई? अच्छा, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको. ये होमवर्क है, पढ़ लेना इसको, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, यहाँ तक होमवर्क है, इसको पढ़ लेना. कि थोड़ा बहुत मैं होमवर्क इसलिए दूंगा सो दैट आपका इंटरप्रिटेशन स्किल इंप्रूव हो जाए. आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. अगर फ्री ग्रुप में ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय बाय एंड टेक केयर.